फिर ये जेवलिन थ्रो का नशा कब से कैसे चढ़ गया? पहले से था कि आप ये इस पहले हादसे के था, बाद? चीज़ें थी, बट मैंने फिर डिसाइड करा जेवलिन हो या ना हो ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी भगवान ने मुझे दान में दी है और इस ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। और जेवलिन तो एक जरिया है, जेवलिन ना भी हो फिर भी मैं इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता रखता हूँ। स्पोर्ट्स तो मैं स्पोर्ट्स फील्ड से था, नहीं भी होता फिर भी मैं करके किसी भी ना किसी फील्ड में एक रास्ता बनाता। और मैं, ये तो मेरी स्टार्टिंग है और भी करूँगा, और भी कई सारी चीज़ें करूँगा, बट ऐसे हार नहीं मानूंगा कि छोड़ दिया है, बच गए, ये सारी चीज़ें नहीं। वो ऐसी इतने कारनामे, इतनी चीज़ें कर जानी हैं ज़िंदगी में कि अगर मरता हुआ आदमी भी मेरे बारे में सोच ले तो उसमें भी खून दौड़ने लगे उसकी दोबारा नसों उसकी में, रूह वापस आ हाँ, जाए। वो उठ के खड़ा हो जाए। इस तरीके से ऐसे कुछ काम करने हैं ज़िंदगी में, मैं करूँगा, मुझे बिलीव है। जरूर आप करेंगे। और आपने तो अभी ओलंपिक जैसे गेम में एक मेडल लेके आए हैं, तो वो ऑलरेडी आप एक काम कर चुके हैं। अब आपका जो आगे का लक्ष्य है उस पर आप बिल्कुल निश्चित तौर पे काम कर रहे होंगे। तो जब पहली बार आपने जेवलिन थ्रो, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जेवलिन का ही क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि भाला फेंक का हमारे कानपुर मंडल की तरफ इतना लोग नहीं जानते। कैसे शुरुआत हुई भाला फेंक? किसने बताया कि आप भाला फेंक में जाइए, आप इसमें कुछ कर सकते हैं? पैरालंपिक मैंने अपने सिलेबस में पढ़ा था, जानकारी थी थोड़ा बहुत। फिर हमारे एक प्रोफेसर थे कॉलेज में, डॉक्टर बीके डवास, वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। ठीक है। उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि क्या कैसे वापस करना है चीज़ें। और फिर मैंने भी इसमें देखा कि अगर कौन सा स्पोर्ट्स किया जाए जिसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। स्विमिंग, फुटबॉल, मतलब ये स्विमिंग या एथलेटिक्स या फिर कई सारी कैटेगरी होती हैं, तो अलग अलग उनमें किस में मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने एथलेटिक्स चूज किया। और जेवलिन को भी मैंने देखा कि इसमें पहले से मेडल आए हैं, देवेंद्र भाई साहब, देवेंद्र झांझरिया जी, उन्होंने मेडल दिया हुआ है। आपकी कैटेगरी है उनकी? सेम F46। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, हमें जेवलिन करना है और जेवलिन हमारे लिए बेहतर है। फिर शुरुआत कहाँ से हुई? कौन से ग्राउंड से आपने प्रैक्टिस क्या वो? मैं शुरुआत के लिए मैं अपने वहीं कॉलेज में LNIP में मैंने ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की। हाँ जी। और वहाँ से मैंने वही धीरे धीरे वापस, पहले तो 1 साल वही रिकवरी रिहैब चला। 3-4 महीने मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई थी आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है। मैं तो गाँव नहीं गए उसके बाद आप? मैं गाँव कहीं नहीं गया। अच्छा, वो एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि माँ बाप की ये मन में होता है कि चलो बच्चे को अब जो भी हो गया। हाँ, पेरेंट्स फैमिली वही मिलने आ गए थे, मैं गांव नहीं गया। गांव इसलिए नहीं गया, गांव के वही 2-4 आदमी 50 नेगेटिव बातें करेंगे और जहाँ का तहाँ फिर मैं पहुँच जाऊँगा। ये मतलब हर जगह देखने को मिलता है। तो मैं इस चीज़ से दूर रहना चाह रहा था। मैं वहीं कॉलेज में, मुझे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, सराउंडिंग्स बहुत अच्छा था, लोग हर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, वहीं मैंने रुकना प्रेफर करा और वहीं चलती रही चीज़ें। फिर पहला आपका कोच कौन हुआ जब जिसने आपको गाइड किया कि ऐसे नहीं, ऐसे फेंकना चाहिए? वैसे तो उसमें थे जब कॉलेज में, तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था, एक्टिविटी क्लास बोलते हैं। तो उसमें हमारे प्रोफेसर थे, एक JP बुकर सर, डॉक्टर AS साजवान सर, डॉक्टर उनका नाम था कोई नहीं, बाद में बता देना। और हमारे सीनियर थे राकेश कुमार करके, इन लोगों ने मुझे सिखाया उस टाइम एक्टिविटी। और कई सारे सीनियर रहते थे, सुमनप्रीत, तो ये लोग सिखाते थे कि ऐसे फेंकना है, ये सारी चीज़ें करनी है। वहाँ से चीज़ें की शुरुआत रही। पहले आपने स्टेट लेवल आई थिंक खेला होगा, फिर उसके बाद आप नेशनल, कैसे शुरुआत हुई कि आप इसमें? मैं एक्सीडेंट के बाद 3-4 महीने में डवास सर मुझे नेशनल लेके गए पैरा का, पंचकुला में, हरियाणा पंचकुला। हाँ जी। तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि यार मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो गई, सब तो बढ़िया चल रहा था।
वहाँ मैंने जाके देखा अतरंगी अतरंगी लोग, इन द सेंस मतलब कि आप सोच नहीं सकते ऐसे उनका एम्पुटेशन है, इतनी डिफ़िकल्ट फेज़ में हैं, फिर भी अपना खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर मुझे वो वाला गाना याद आया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो कितना कम है। हमने बस वहाँ से जो पॉजिटिविटी आया, हमने सब फालतू अब तो फाड़ देंगे। हाँ, फिर लोग ऐसे, ये मैं प्रोस्थेटिक आर्म यूज़ करता हूँ आर्टिफिशियल, क्योंकि जब एक हाथ ऐसे देखते हैं लोग तो उन्हें एकदम सिंपैथी आ जाती है मेरे लिए, वो मैं नहीं चाहता हूँ, सिंपैथी नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। बाकी तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं सारे काम कर लेता हूँ एक हाथ से। और वहाँ से चीज़ें फिर चलती चली गई। 2019 में मैंने फिर इंटरनेशनल खेला, चाइना में पहला था, फिर चलते ही चले गए। नेशनल के लिए आपने कहाँ पे पहली बार नेशनल के लिए कोई खेल खेला? वही पंचकुला में, वहीं पार्टिसिपेट करा था, देखा क्या है क्या नहीं है, तो ऐसे करके। फिर उसके बाद आप 2019 में पहला आपका इंटरनेशनल गेम रहा? हाँ। और वो कहाँ पे खेला गया? चाइना में, बीजिंग में। अच्छा, हाँ। कौन सा गेम था, एशियन गेम या? एक ग्रांड प्रिक्स थी, चाइना ग्रांड प्रिक्स करके, उसमें मैंने खेला था ये। और चाइना ग्रैंड, ये अलग अलग देशों के खिलाड़ी आके? हाँ, कई सारे, उसमें मेरा गोल्ड रहा था, पहले ही गोल्ड रहा था। और अलग अलग कई सारे देश के खिलाड़ी थे, और अच्छा था, ठीक था फर्स्ट इवेंट। कितना पहला जब गोल्ड लिया था, कितना आपने फेंका था, कितनी उसके? मैंने फेंका था शायद 56 समथिंग, उसमें आपने गोल्ड लेके आए थे। हाँ। जी। उसके बाद फिर एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई उसी 5-6 महीने बाद, उसमें मैंने 60 के आसपास, 61 के आसपास फेंक दिया था। ओके, वो कहाँ पे हुआ? उसका ट्रायल हुआ था बेंगलोर में। देन 2019 नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप दुबई में हुई, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था। तो फिर ऐसे ऐसे 20 में तो कोविड आ गया, 21 में फिर ठीक रहा था। सबसे ख़राब मेरा टोक्यो रहा था, नहीं तो सारे कंपटीशन में मैं कहीं ना कहीं मेडल में फर्स्ट सेकंड थर्ड में। मैं जब पढ़ रहा था, कुछ देख रहा था, तो वहाँ पे समझ में आया कुछ आर्टिकल्स में कि आपको कुछ अंदरूनी चोट आ गई थी, कुछ फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से आपको टोक्यो में, क्योंकि वहाँ पे भी 8 आपकी रैंक देखी गई, तो क्या ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिससे आपका मेडल रह गया? वहाँ पे मुझे एल्बो में ऐसे गलत टेक्निक यूज़ करके या वो सब करके हम थोड़ा सा लूज बॉडी हो गई थी, थोड़ा पेन आता था थ्रो करते टाइम, तो वो चीज़ थी, उसकी वजह से मैं सही नहीं कर पाया। फिर मैंने आके ही सर्जरी करवाई, सर्जरी के बाद वापस रिहैब और ये सारी चीज़ें शुरू की। देन अच्छा रिहैब रहा, अच्छा कमबैक रहा, और चीज़ें फिर बनती चली गई। अच्छा, जैसे आपने सर्जरी की बात की, मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था, तो उसमें सर्जरी के समय और काफ़ी समय में देखा मैंने कि आपके दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। दोस्तों को लेके ही मैं चलता हूँ, बाकी तो सब ऐसी फालतू की चीज़ें हैं। मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दबदबा है, एकदम दबदबा है। अगर जहाँ भी जिसी भी कंडीशन में कैसे ही बोल दूँ, वहीं मिल जाएंगे मुझे, वहीं पहुँच जाएंगे, आ जाओ भाई। और शायद मैंने ज़िंदगी में दोस्त ही कमाए, और बाकी सारी तो चीज़ें हैं। दोस्त बहुत अच्छे हैं मेरे। दोस्तों से हमेशा मोटिवेट रहते हैं आप? हाँ, और कभी भी मतलब इस चीज़ का ऐसे फील नहीं आया कि मैं अकेला हूँ या ये सारी चीज़ें। जिस भी सिटी में मेरे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह ही है, बाकी एक अच्छा बॉन्डिंग है आपस में। जब भी जैसी ज़रूरत पड़ती है हमेशा तैयार रहते हैं, आ जाओ बेटा, चलते हैं? आज यहाँ चढ़ाई करनी, आते हैं। अच्छा, कभी जैसे आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ गुंडई बहुत चलती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो आपने भी कभी गुंडई वगैरह की है, लोगों को कभी दबदबा दिखाया है? मैं पहले बहुत एग्रेसिव था उसी टाइप से, तुरंत लड़ जाना या कुछ ऐसे वैसे कर देना। जैसे जैसे खेलता गया, बाहर गया, लोगों से मिला जुला, और थोड़ी सी मैच्योरिटी आई एज के हिसाब से, तो अब थोड़ा सा काम हो गए, शांत हो गए। हाँ, फिर भी कभी कभी मेरी नेचर में वो चीज़ आ जाती है, ऐसे मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ें ना, मतलब वो एग्रेशन ना आए।
आ जाता है। अभी कंपटीशन में भी मुझे मेरे साथ चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी एग्रेसिवली ऐसे हो जाता, बट ये कंपटीशन मैंने बहुत स्मूथ और मेंटली रिलैक्स सही ढंग से खेला था। फिर उसके बाद आपका सफ़र शुरू हुआ 2022 का एशियन गेम के लिए। वहाँ पे कैसा रहा? वहाँ में अच्छी कंडीशन में था। वो बोलते हैं दिन वाली बात, वहाँ उतना अच्छा दिन नहीं था, बट उससे सीखने को कई सारी चीज़ें मिली, क्या करना चाहिए, आगे का क्या प्लान होगा। तो एशियन गेम्स ने काफ़ी सिखाया और वो सारी चीज़ें मैं अप्लाई एशियन में आपको कौन सा? मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा था, और शायद वहाँ भी अच्छा हो सकता था, बट दिन वाली बात है, नहीं हुआ। एक सुंदर सिंह गुज्जर का नाम जुड़ता है कभी आगे पीछे, मैं देखता हूँ, मैं कई जगह आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उनकी कहानी आपके साथ क्यों जुड़ती रहती है? मेरे इवेंट में हम 3 लोग हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं आपस में, एक दूसरे से कोई ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुंदर के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है 68 मीटर, उसने एशियन गेम्स में किया था, पीबी लगाया था थ्रो। रिंकू हुड्डा है साथ, अच्छा एथलीट है, उसने 67 लगाया था। अभी इस पेरिस में इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे, बट अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा कमबैक करेगा। और मेरा भी उसी रेंज का थ्रो है, तो कभी मैं अंदर आ जाता हूँ, कभी सुंदर बाहर, कभी रिंकू अंदर, तो ऐसे ऐसे रहता है, यानी चलता रहता है। मेडल लाना है देश के लिए। हाँ, ये चीज़ रहती है। हम एक कैटेगरी से 2 इंडियन रहते हैं, कभी मैं और सुंदर, कभी मैं और रिंकू, तो ये सीक्वेंस चलता रहता है, इसलिए नाम जुड़ता है। और सुंदर ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फिर इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बहुत बड़ी बात है। रिंकू का ये पेरिस इतना अच्छा नहीं रहा है, किन्हीं कारणों, बस वही दिन वाली बात है, शायद अच्छा कमबैक करेगा, अच्छा खिलाड़ी है। तो फिर आप जब 2022 का आपने मेडल जीत के आए, आपका जोरदार स्वागत हुआ। 2019 में इतना प्रभाव 2020 का जो था, लोगों ने बस सुना, बस अवॉइड कर दिया। लेकिन 2022 में जो आपका एयरपोर्ट पे स्वागत, फिर उसके बाद गांव में, आपके ज़िले में, यहाँ तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपको सम्मानित किया, तो उस समय का कैसा पल था आपका, कैसे उसको पूरा पता? इस स्टार्टिंग में तो पहले जब मेडल जीते तो हाँ चलो मेडल आ गया, सोशल मीडिया वो हो गया। फिर जब जीत के वापस आते हैं एयरपोर्ट, वही मेरे फ्रेंड वगैरह यहाँ दिल्ली से आसपास वाले बैठा लिया एकदम, आ जाते हैं वहाँ पे, वेलकम और ये सब ढोल नगाड़े, मज़ा आता है, एक एनर्जी आती है कि नहीं अब अगली बार और अच्छा करना है। गांव क्षेत्र में भी जब अभी गया था तो बहुत अच्छा वेलकम किया, लोग पहचानने लगे हैं, तो अंदर से तो अच्छा फील आता ही है। आपसे बहुत लोग हौसला लेते हैं। मैं जब कल एक कार्ड बना रहा था आपके उसके लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, कि हमारे साथ कल इंटरव्यू करेंगे अजीत सिंह जो कि जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद कई सारे कमेंट आए, कई सारे क्वेश्चंस आए, उन्होंने पूछे, कोई कह रहा है ये पूछिए, कोई कह रहा है ये पूछा है। कई सारे लोग मुझे बता रहे कि यार बंदा बहुत टाइट है, एकदम ज़बरदस्त है, उससे सबक लेना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों को यार यही मैसेज है कि जो भी काम कर रहे हो दिल खोल के करो, और क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया भर की झंझट टेंशन पालने से कोई मतलब नहीं है। वो एक डेस्टिनी है, वो आपके साथ चीज़ें होके ही रहेंगी। और लेकिन जो भी काम करो उसमें 100% एफर्ट दो। ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें ये और कर लेते तो ये हो जाता, वैसे कर लेते ऐसा हो जाता। फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। अगर एक बार किसी काम को हाथ लगा दिया तो फाइनल टच दो उसमें, यही है। और बार बार अपना पाथ चेंज मत करो, आज ये कर लिया 4 दिन, फिर इधर चले गए, फिर ये कर लिया, ये चीज़ें नहीं। एकदम 100% बेस्ट एफर्ट अंदर से ये लगना चाहिए, हमने अपना सारा कुछ लगा दिया है इसमें, इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, ना मैं कर पाता। अब जो रिजल्ट्स रहे वो ऊपर वाले की मर्जी। पहला जब आपने मेडल जीता तो कुछ राशि भी मिली होगी? राशि तो हाँ काफ़ी मिल गई है। नहीं, मैं पहली टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा। हाँ, शायद
कोई नहीं, अमाउंट डिस्क्लोज हाँ, मत कीजिए, मैं नहीं हाँ। चाहता कि आप अमाउंट हाँ आपको राशि मिली, बस इतना जानना चाहता हूँ। हाँ, राशि मिली है। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले उस राशि, धनराशि से क्या खरीदा, किसके लिए खरीदा? ये तो यार याद नहीं है, बट हाँ वो कुछ ही टाइम में खा पी के ख़त्म कर दिए। उसमें शायद कपड़े अपड़े पहनने का मुझे शौक़ है, कुछ तो महंगे महंगे कपड़े खरीद लाए। अच्छा, कुछ घर वालों को बोला चाहिए कुछ, तो बोला ठीक है अपने उसमें ट्रेनिंग वेनिंग में लगाओ, तो बाकी जब चाहे ज़रूरत होगी तब देख बताएं। लेंगे। हाँ, तो उन्हें ज़रूरत हुई या नहीं हुई पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं। फिर हमने सारे एशियन जीतने के बाद जब आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिले, तब एक चेक के साथ आपका फोटो भी मैंने देखा, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बधाइयाँ दी और बोला ऐसे ही देश प्रदेश का नाम रोशन करते रहो, और सरकार का हमारी साइड से हर चीज़ में आपका सपोर्ट रहेगा। और तो ये चीज़ें जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सपोर्ट करता है, तो एक फिर मन करता है कि चलो अब तो कुछ कर ही लेते हैं। कभी कभी एक निगेटिविटी आती है कि क्या कर रहे हैं ये, या जब थोड़ा डाउन फील करते हैं, या फिर एक सेटिस्फेक्शन सा आ जाता है मन में, तो इतने लोग इतने स्तर से बोलते हैं तो फिर लगता है नहीं, ऐसे हथियार नहीं डालने हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आप भी अभी अगला जो भी आपका टारगेट होगा उसके लिए शुरू कर देंगे आप खेलना। उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी खेल हो, स्पोर्ट्स का कोई भी खेल हो, पैरा ओलंपिक हो, ओलंपिक हो, नेशनल हो या स्टेट लेवल को, किस किस तरीके के सुधार होने चाहिए? आपको लगता है कि ये सुधार अगर हो जाएंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे? आई थिंक थोड़ा ग्रास रूट पे काम होना चाहिए। जैसे कि मैं देखता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कोई प्रॉपर कोचेज़ वगैरह नहीं है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं। ये आपका जो इंटरव्यू अगर योगी आदित्यनाथ ने देख लिया, तो उसी हिसाब से बताइए, एकदम उनको लगना चाहिए ये चीज़ भाई ज़रूरी है, इस बंदे की बात मान लेता हूँ मैं और कल से ये चीज़ शुरू, ऐसे बताइए। चलो जी। मुझे लगता है कि जैसे हमारा अपनी डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट बच्चे भी, यंगस्टर्स भी ग्रास रूट लेवल पे वो खेलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट कोचेज़ उस टाइप से अवेलेबल नहीं है। कोई एक ही कोच पूरे ग्राउंड को मैनेज कर रहा है, कभी कभी वहाँ प्रॉपर स्टाफ या वो सब लोग नहीं है अवेलेबल। तो अभी मुझसे जैसे गाइडेंस लेने आते हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ट्रेनिंग लूँ, या तो लखनऊ जाओ या फिर कोई दिल्ली, मुंबई, बड़ी शहर जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यही है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें कोचेज़ वगैरह, क्वालिफाइड कोचेज़ वगैरह हों, दूसरे स्टाफ हों, और उनके शाम सुबह रेगुलर जो डाइट का भी मैं कई जगह मैंने देखा, कई इंटरव्यू देखा, ये डाइट का क्या इशू है, ये सही में ये सत्य है? डाइट तो अभी काफ़ी सुधार हो रहा है डाइट में, और थोड़ा बहुत है किसी सेंटर्स पे ऐसे करके, बट अभी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे यूपी में स्पोर्ट्स कॉलेज है, बच्चा 8वीं 7वीं क्लास में जा रहा है, वो लगातार वहीं रहना खाना सारी चीज़ें हैं, वो सैफई में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में है। तो इसमें तो सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में 3 ही है। 3 है, हाँ। बाकी साई सेंटर हैं या कोई और भी सेंटर हैं। बट इसके अलावा अगर टारगेट करना है, तो जो एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप करना है, तो उस आम पब्लिक को, आम लोगों को, जो ग्रास रूट पे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में हैं, उनको टारगेट करना होगा। उन्हें वो कोचिंग, वो गाइडेंस, वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। आप स्टेडियम्स में तो दे रहे हो, सॉरी जो स्पोर्ट्स सेंटर हैं आप उनमें तो दे रहे हो, बट कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है किसी अच्छे स्कूल में, उसको खेलना भी है, एकेडमी ज्वाइन करनी है, या फिर कहीं स्टेडियम में जाना है, वो सारी चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं। तो उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा सा, और एक जो डिपार्टमेंट है उसे एक रोड मैप बनाना चाहिए प्रॉपर। 1-2 साल का रहता है अपना कि इतना इतना करके,
जो मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, मैं अभी बाहर ट्रेनिंग करके आया हूँ, जर्मनी और यूरोप में ट्रेनिंग रही है मेरी काफ़ी, और अदर कंट्रीज़ में मैंने देखा है। जी। तो एटलीस्ट उनका 10 से 15 साल का एक प्लान रेडी है। हमें जो नई जनरेशन है, हमें कैसे उसको नर्चर करना है, कैसे उन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे उन्हें आगे ट्रेनिंग देनी है, इतना लंबा प्लान रहता है। तभी जाके आप ओलंपिक में परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो 6 साल से 8 साल से कुछ नहीं होना है। ये आपका मैसेज सीधा सीएम को जाता है कि ये चीज़ है, आप सुधार कीजिए, तो निश्चित अगर उन अजीत जैसे कई मेडल लाएंगे, कई लड़के मेडल लाएंगे मेरे जैसे, या कई, एक माहौल क्रिएट होगा। आप जब तक, अगर अभी बात करें जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो एक आदमी स्वच्छ बनाने से क्या स्वच्छ हो जाएगा सारा कुछ? हर इंडिविजुअल को उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना होगा। बिल्कुल, समझ रहे हो? तो खेल का, उसमें 50 बच्चे खेल रहे हैं, तब उसमें से 1-2 निकलेगा जो कि इंटरनेशनल परफॉर्म करेगा जाके। अभी तो 1 ही 2 खेल रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो मेडल ले आए ओलंपिक के लिए, तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है।